नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। कैसे हैं आप सभी लोग। तारीख है आज 14 अक्टूबर और हम डिस्कस करेंगे दो बेहतरीन क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है सीआईआई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जो क्वेश्चन है जीएस 3 इंटरनल सिक्योरिटी के, वो काफ़ी आसान पूछे जाते हैं। मतलब जनरली वो न्यूज़ में होते हैं। जैसे कि ये जो सिक्योरिटी का जो स्ट्रैटेजी है, इसके बारे में चर्चा क्यों हुई, अब बात समझो। होता क्या है, जब भी हमारे यहाँ कोई टेरर अटैक होता है तो टेरर अटैक होने के बाद हमारे पास एक कंक्रीट स्ट्रैटेजी नहीं होती कि तुरंत क्या रिस्पांस दिया जाए। एक प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजी नहीं होती। फॉर एग्जांपल, जब हमारे यहाँ पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था तो हमने अपने फोर्सेस को मोबिलाइज करना शुरू किया था पाकिस्तान के अगेंस्ट। जब 2008 में मुंबई पर अटैक हुआ था तो भी हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के लिए आगे बढ़े, मगर हमारे पास स्ट्रैटेजी थी नहीं कि हम करें क्या। पहली बात, उस टेरर को हम लोग रिस्पॉन्स कैसे करें, और अगर टेरर को रिस्पॉन्स करने के बाद उसको हटाने के बाद आगे की जो काम है वो कैसे किया, मतलब वो क्या किया जाए। ठीक है ना। तो होता क्या है कि जिन लोगों ने हम पर अटैक किया है, जिन्होंने हमारे सिक्योरिटी पर खतरा पहुंचाया है, तो उसको पता नहीं होता कि अगर उन्होंने हम पे अटैक किया तो उस पर क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है। बाकी कंट्री के पास स्ट्रैटेजी होती है, हमारे पास अभी नहीं है फ़िलहाल। तो वही बात करी गई थी कि क्यों ना एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए जहाँ पर दिमाग ना लगाया जाए कोई अटैक होने के बाद कि हम क्या करें। पहले से प्री डिफाइंड रहे कि अगर हमारे पास पर ये अटैक होता है तो हम क्या करेंगे। दुश्मन को भी पता होगा कि अगर उन्होंने केमिकल वेपन से अटैक किया तो क्या फेस करेंगे। वो जो बायोलॉजिकल वेपन है, न्यूक्लियर वेपन अटैक करने पर उनको क्या मतलब झेलना पड़ेगा हमारी तरफ से। तो इसलिए जो स्ट्रैटेजी है वो बनाई जाती है। सवाल पूछ रहा है इसी के ऊपर, गिवन द डाइवर्स सिक्योरिटी चैलेंजेस एज वेल एज एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिंकेजेस, डेवलपिंग अ सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया रिक्वायर्स अ कम्प्रिहेंसिव अप्रोच। एक्सप्लेन करना है आपको। तो यहाँ पर दो बातें हैं। कह रहा है कि हमारे पास कौन कौन से चैलेंजेस हैं। जो हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, देखो, चैलेंज होता है दो तरह का। जो सिक्योरिटी चैलेंज होता है वो होता है दो तरह का। बात समझो। सिक्योरिटी चैलेंज दो तरह का होता है। एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारे यहाँ जो नक्सलिज्म है, इंसर्जेंसी है, मिलिटेंसी है, कम्युनलिज्म है, वो है। एक्सटर्नल में चाइना हमारे लिए थ्रेट पैदा करता है, पाकिस्तान थ्रेट पैदा करता है, जो म्यांमार के एरिया के जो इंसर्जेंट्स हैं, चाहे उस तरफ के जो टेरर ग्रुप हैं, वो पैदा करते हैं। मैरीटाइम थ्रेट, जैसे कि पायरेसी वाले होते हैं, वो सब थ्रेट होते हैं, वो सब हमारे ऊपर रहते हैं। तो ये दो तरह के जो थ्रेट है वो हम लोग जो है वो फेस करते हैं। तो यहाँ पर करेंगे क्या, आप सबसे पहले इन्हीं थ्रेट को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे समझो। इंट्रो में आप बताएंगे उन सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में। सिक्योरिटी चैलेंजेस, ठीक है। यहां पर आप इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों चैलेंजेस की बात करेंगे। अब ये बताएंगे, बॉडी का जो पहला पार्ट है वहां पर आप ये बताएंगे कि हमें क्यों ज़रूरत है इस स्ट्रैटेजी को डेवलप करने की। हमें क्यों ज़रूरत है स्ट्रैटेजी डेवलप करने की, इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब बात आती है कि सिग्निफिकेंस बताने के बाद हम ये बताएंगे कि हमें क्या क्या एरिया देखना पड़ेगा उसमें, क्योंकि कह रहा है ना कि जो पूरा स्ट्रेटजी होगा वो एक कंप्रहेंसिव अप्रोच को फॉलो करेगा।
तो जो कंप्रिहेंसिव अप्रोच है उसके बारे में बताएंगे कि आप क्या क्या देखेंगे, उसमें क्या क्या एरियाज को आप डील करेंगे, एंड लास्ट में आप कंक्लूजन दे देंगे। ठीक है, चलो अब इसका जो आंसर कैसे लिखा जाएगा, क्या कंटेंट लिखेंगे, हम लोग उसको देख लेते हैं। आप पहले बताएंगे कि हम लोग कौन कौन से सिक्योरिटी थ्रेट फेस करते हैं। एक्सटर्नली हमारा कन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान के साथ, ठीक है ना, तो जो बॉर्डर है वो हमारा उस पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती रहती है। हम लोग झेलते हैं चाइनीज़ एग्रेशन अपने बॉर्डर पे। जो अरुणाचल का जो बॉर्डर है वो भी, वहाँ पर भी इशू है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़ में कुछ मूवमेंट सक्सेसनिस्ट हैं, कुछ मूवमेंट इंसर्शनिस्ट हैं। जैसे कि जो माओइस्ट हैं वो हमारे लिए थ्रेट पैदा करते रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो नागालैंड वाला है, नागालैंड का जो डिमांड है वो चलता रहता है, वहाँ पर चलती रहती हैं एक्टिविटीज़। इसके साथ साथ हमारे यहाँ डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है रिलीजन को, कास्ट, क्लास को लेकर के। कभी कभी ये वायलेंट होता है, कम्युनलिज्म हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी जो रेस रिलेटेड थ्रेट होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। मैरिटाइम डोमेन में जो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, अंडरवर्ल्ड वगैरह जो और भी चीज़ें हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह। तो ये सब हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट पैदा करता है। अब इस सिक्योरिटी थ्रेट को टैकल करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो कि कम्प्रिहेंसिव हो। कम्प्रिहेंसिव होने का मतलब ये होता है कि वो सारे थ्रेट को टैकल करे, सारे पॉसिबिलिटी को देखे, सिटीजन और गवर्नमेंट दोनों में जो कन्फ्लिक्ट होगा उसको भी रिजॉल्व करे। कन्फ्लिक्ट कैसे होगा मैं बताता हूँ अभी तुरंत। पहले समझो कि स्ट्रैटेजी का सिग्निफिकेंस क्या होगा। हमारे यहाँ कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है डोमेस्टिक और एक्सटर्नल थ्रेट में। फॉर एग्जांपल नक्सल को एक्सटर्नल हेल्प मिलता है, माओइस्ट है ना, उनको बाहर से वेपन वगैरह मिलता है, वेपन है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, मिलता है। नॉर्थ ईस्ट के जो इंसर्जेंट्स हैं उनको भी मिलता है। कश्मीर के जो मिलिटेंट हैं उनको पाकिस्तान से मिलता है वेपन वगैरह। पंजाब में ड्रग प्रॉब्लम है, ड्रग आता कहाँ से है, क्रॉस बॉर्डर से, तो फाइनेंस का सबका सपोर्ट है उधर से रहता है। तो हम लोग डोमेस्टिक और एक्सटर्नल थ्रेट को अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों में इंटरलिंकेज है। समझ गए। दूसरी बात ये मतलब कि हमारे यहाँ जो इनस्टेबिलिटी है उसके लिए एक काफ़ी बड़ा ये कारण है। हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रीवेंसेस हैं उसके कारण कई बार हमारे जो पर्टिकुलर सिटीज़न हैं वो उठ खड़े होते हैं, मतलब वो जो थ्रेट है पैदा करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कश्मीर का ही एग्जांपल ले लो, वहाँ पर ये होता है कि डेवलपमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, उनका अपना एक जो ऑटोनॉमी है उसका डिमांड रहता है। वहाँ पर एक कोर्सिव पावर यूज़ करना सही स्ट्रैटेजी नहीं माना जाता। आप पावर से उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर करना होता तो नक्सलिज्म पहले ख़त्म हो चुका होता, केवल पावर से करना होता तो जो रूट काउज है उसको सॉल्व करना होता है, कश्मीर में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी, और जो आपका नक्सलिज्म है वहाँ पर भी। क्रॉस डोमेन लिंकेजेस, अलग अलग डोमेन में जो लिंकेज है वो भी होता है। तो इन सभी चीज़ों को टैकल करने के लिए हमारे लिए मतलब हमें एक कंप्रेहेंसिव स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। मतलब कि आप आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते कि पहले नक्सल से डील कर लिए फिर इंसान से डील कर लेंगे, इस तरह से ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी ऐसी हो जो सारे एरियाज़ को देखे, जो सारे वल्नरेबिलिटी पॉइंट है उसको देखे, फिर आगे काम करें। अब आती है बात कि आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे। पहले देखेंगे टेक्नोलॉजी का रोल। हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसके कारण से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें खड़ा होता है। जैसे कि पहले मिलिटेंसी में जो काम है कोऑर्डिनेशन का वो ज़्यादा मुश्किल था। अभी क्या होता है कि ऑनलाइन व्हाट्सएप का जो लोकल ऐप्स हैं उनका यूज़ करके मोबिलाइजेशन होता है। जैसे कि होता था ना कि पत्थरबाजी करते हैं कश्मीर में, वैली में, वहाँ पे। तो जो नए टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको यूज़ कर, जैसे कि अभी ड्रोन का यूज़ करते हैं वेपन पहुँचाने के लिए, ड्रग डिलीवर करने के लिए क्रॉस बॉर्डर में। पहले क्या होता था, पहले आप जो कोई आदमी है वो लेके आता था कि हाँ वहाँ पर ड्रग पहुँचाना, टनल खोदा जाता था। अब क्या है, अब ड्रोन है, पकड़ा गया तो क्या पकड़ा जाएगा, ड्रोन। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है उसके कारण से जो हमारे पे सिक्योरिटी थ्रेट हैं वो नए नए पैदा हुए हैं। जो हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी खतरा पैदा हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारा जो पूरा एनर्जी सेक्टर है
उसको हम एक नेशनल ग्रिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो नेशनल ग्रिड है, हमारा पावर ग्रिड है, उस पर अगर सेंट्रल वाले पे अगर अटैक होता है तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही मान लो कि तुम्हारा जो आधार कार्ड का डाटाबेस है उस पर अटैक होता है तो जो पूरा सिटीजन का जो डाटाबेस वो चला जाएगा। वैसे ही जो भी हमारे यहाँ सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस है, आरोग्य वाला या फिर आधार वाला, चाहे कोई दूसरा चीज़, तो सेंट्रलाइज्ड है वो सब चीज़ें, उस पर अटैक होने का मतलब है काफ़ी ज़्यादा लॉस होना। जब भी हमारा गवर्नमेंट यहाँ पर इंटेलिजेंस गैदर करता है तो वहाँ पर सिटीज़न का जो प्राइवेसी है वो इंटरफेयर करता है। जैसे कि हम कहते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको गवर्नमेंट को ट्रैक करना चाहिए, तो ट्रैक करेगा तो सिटीजन का जो एक्टिविटी वो ट्रैक होगा ना। तो सिटीजन का जो प्राइवेसी है और गवर्नमेंट का जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है, दोनों बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ ज़्यादा इंट्रूसिव हमारा गवर्नमेंट बन जाए, ऐसा ना हो। प्लस ये भी नहीं कि आप मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर दें सिक्योरिटी थ्रेट को, मतलब उस चीज़ को, इंटेलिजेंस गैदरिंग को, उसको नहीं करना है, उसको प्रायोरिटी देनी है। दूसरी बात, हमारा जो इन्वायरमेंट है जियोपॉलिटिकल वो चेंज हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कई सारे जो कंट्री, जैसे कि देखा आपने कि जो रशिया यूक्रेन का जो इशू था, वहाँ पर यूक्रेन को हमने पूरी तरह से सपोर्ट नहीं किया। रशिया मतलब हम सपोर्ट करते हैं रशिया को। तो जो यूक्रेन है, अब वहाँ के जो हैकर्स हैं, अगर वो खफा मतलब खुन्नस में आ गए तो फिर वो अटैक कर सकते हैं हमारे ऊपर कि तुमने सपोर्ट क्यों नहीं किया हमको। तो दुनिया के जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें नए दुश्मन दोस्त बनते रहते हैं, तो हमें अपना जो सिक्योरिटी है उसको देखना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज के कारण भी कई सारे हो सकते हैं इश्यूज़। फॉर एग्जांपल हमारे जो नेवल बेसेस हैं वो डूब सकते हैं जो कोस्ट के किनारे हैं। तो हम जब पॉलिसी बनाएंगे तो हम अपने सिक्योरिटी के हर डायमेंशन को देखेंगे। हम सिटीजन के राइट को देखेंगे, टेक्नोलॉजी को देखेंगे, जो जियो पॉलिटिक्स उसको देखेंगे। सब कुछ करते हुए हम अपना जो स्ट्रैटेजी है वो बनाएंगे। अब जब बनाते हैं तो हमें डाटा भी चाहिए होगा, कुछ रिकमेंडेशन भी चाहिए होंगे। तो हमारे पास जो कारगिल रिव्यू कमेटी है उसका रिकमेंडेशन है, जो टास्क फोर्स सिक्योरिटी पे 2012 बोला उसका रिकमेंडेशन है, प्लस एक और डिफेंस प्लानिंग कमेटी बनाया गया था ताकि स्ट्रैटेजी डेवलप करी जाए, उसका भी हम लोग हेल्प ले सकते हैं। तो थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन था, ये आसान क्वेश्चन नहीं है। पहला आपको जो इसका इन एंड आउट है पता होना चाहिए कि क्या क्या बातें यहाँ पर लिखनी है आपको, स्ट्रैटेजी वाला जो कंप्रिहेंसिव अप्रोच है वहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपने आंसर लिखा है बहुत बढ़िया, शानदार। अगर आपने आंसर नहीं लिखा है तो पहले इसको देख लेंगे, टॉपिक समझ लेंगे, उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है हमारे GS3। कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहले आप इसको डिफ़ाइन कर देंगे, सबसे पहले इसको आप डिफ़ाइन कर देंगे, उसके बाद बताएंगे कि इसका महत्व क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको प्रोटेक्ट करने का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों प्रोटेक्ट इसको किया जाए, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या मेजर्स लिए गए हैं। तो आप तीसरी बात ये जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, एकदम क्वेश्चन आसान है। आसान का मतलब ये है कि सीधा सीधा सवाल है। कंटेंट तो खैर लिखना पड़ेगा आपको इसमें, वो आसान नहीं है। तो इसके इंट्रो में आप क्या लिखेंगे, इंट्रो में पहले आप डिफाइन करेंगे, डिफाइन क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, बॉडी का जो पहला पार्ट है वहां पर आप बताएंगे सिग्निफिकेंस। वाई डू वी नीड टू प्रोटेक्ट इट, मतलब अगर प्रोटेक्ट नहीं हुआ, अगर इस पर अटैक हो गया तो क्या हो जाएगा, ये लिखना है आपको। अब प्रोटेक्ट करना है तो क्या क्या मेजर लिया गया है, मेजर्स टेकन। अब इसको बताता कंक्लूजन। यहां पर आप जो एक वे फॉरवर्ड है वो दे देंगे कि आगे क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब हमने जो मेजर लिया है क्या वो सफिशिएंट है, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं। बढ़िया बात। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। पहले आप डिफाइन करोगे कि व्हाट इज CII। जो हमारा CII है वो कंप्यूटर रिसोर्स होता है। अगर आपने उसको डिसेबल कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया, तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी पर, इकोनॉमी,
पब्लिक हेल्थ सेफ्टी पर डिबिलिटिंग इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में उसका इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने HDFC बैंक के डाटाबेस पर आपने अटैक कर दिया, सफल हो गए करने में, तो पूरे भारत में इसका ब्रांच फैला हुआ है, तो HDFC बैंक का जो बैंकिंग सर्विसेज है वो इम्पैक्ट होगा। वैसे ही आपको मैं बताया था कि जो हमारा डाटा है, जो आपका पावर ग्रिड है, इस पर अटैक कर दिया आपने, चाहे जो आधार का NPCI का जो डाटा है उस पर कर दिया आपने अटैक डाटाबेस पे, तो पूरे कंट्री पर इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारे देश के क्रूशियल सेक्टर को ये इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, न्यूक्लियर पावर, बैंकिंग, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सिविल एविएशन, रेलवेज, ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज, NPCI वाला, इन सब पे खतरा पहुंचेगा अगर इन पर अटैक होता है तो। अब हमारे यहाँ जो ग्लोबल कंपटीशन है, कन्फ्रंटेशन है, वो बढ़ रहा है। बताया था मैंने आपको यूक्रेन वाला क्राइसिस वाला जो इशू था वो, तो कौन सा कंट्री हमारे खिलाफ मतलब अटैक करे, मतलब चाइना भी कर सकता है, पाकिस्तान कर सकता है। जैसे कि रशिया ने अटैक किया था जॉर्जिया पर 2008 में, वैसे ही जो ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको डैमेज करने के लिए एक मालवेयर का यूज़ किया गया था, स्टक्सनेट। तो वैसे ही जो पाकिस्तान है वो यूज़ कर सकता है, क्योंकि डायरेक्ट तो हमला करने से रहा अब। तो इस तरह के जो अटैक है वो हमारे CII पर हो सकते हैं। एक बात और है कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंटरडिपेंडेंट है। आपका जो बैंकिंग सर्विस है ये डिपेंडेंट है हमारे देश के इंटरनेट सर्विस पर। आपको सर्वर चलाना है तो आपको पावर भी चाहिए होगा, बिजली भी चाहिए होगा। तुम सोचो, अगर हमारा नेट सर्विस डाउन कर दिया जाए, पावर सर्विस डाउन कर दिया जाए, तो बैंकिंग पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है ना। सेम चीज़ है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पर भी। जब पेमेंट गेटवे डाउन हो गया तो पेमेंट ही पास नहीं हो पाएगा, तो पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा। फिर सेम चीज़ है आपके सिविल एविएशन पर। आप ऑनलाइन टिकट नहीं बुक कर पाएंगे, फ्लाइट नहीं चल पाई, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इंटरडिपेंडेंसी है बहुत ज़्यादा, डाटा के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, एनर्जी के लिए, पावर के लिए, इन सब चीज़ के लिए। मल्टीपल स्टेक होल्डर इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, इसी कारण से हमें इस CII को करना है प्रोटेक्ट, ये ज़रूरत पड़ती है। अब आती है बात कि अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो आप करेंगे क्या, आपने क्या मेजर लिया है उसके लिए। तो कई सारे मेजर लिए हैं। देखो, एक तरीका तो ये होता है कि आप मेजर को इस तरह से लिख दो चुपचाप कि क्या क्या लिया गया है, 1 2 3 4। अगला तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से लिखो, लीगल मेजर। यहाँ पर आप कौन कौन से लॉ पास किए गए हैं उसके बारे में बताएंगे कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 बनाया गया। फिर आपको जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 वो बनाया गया। ठीक है, अब आती है पॉलिसी मेजर की। पॉलिसी मेजर की इसके लिए क्या किया गया, जैसे कि हमारे यहाँ जो स्कीम्स उसके बारे में बताएंगे, फिर जो बॉडीज़ है उसके बारे में बताएंगे क्या क्या कौन कौन से हमारे पास बॉडी बनाया गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर ये बनाया गया। इसके साथ साथ नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है ये बनाया गया। सर्ट इन बनाया गया। डिफेंस साइबर एजेंसी बनाया गया। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपने इसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दिया। इंस्टीट्यूशंस क्लियर है। चलिए, तो ये बातें हो गई। तो इस तरह से आपको आपका जो आंसर है वो लिखना है डिवाइड करके। बढ़िया। अब करें क्या, अब अपना आंसर आप मैच कीजिए कि आपने इनमें से कौन कौन से पॉइंट लिखे हैं, कौन कौन से पॉइंट आपने छोड़े हैं। जो पॉइंट आपने छोड़ा है, करना क्या, आपको मैंने पहले बताया था कि आपने कॉपी में 2 मार्जिन बनाएंगे। जैसे कि आपकी कॉपी है ये वाली, आपने किया क्या कि ये वाला पार्ट आपने छोड़ दिया खाली, ये पार्ट आपने छोड़ दिया खाली। तो आप जब कोई पॉइंट नहीं लिखते जो आंसर में होता है, तो आप उसको इस मार्जिन में लिखेंगे कि हाँ मैंने ये वाला पॉइंट नहीं लिखा है। बाद में जो रिवाइज करने जाएंगे ना, तो आप इन्हीं पॉइंट को पढ़ें कि हाँ मैंने ये वाला पॉइंट नहीं लिखा। फॉर एग्जांपल, मान लो कि तुमने NCCC के बारे में नहीं लिखा होता, या फिर तुमने जो सर्ट इन के बारे में तुमने नहीं लिखा होता मेजर टेकन में,
तो तुम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कि हाँ मैंने वाला पॉइंट छोड़ दिया था। ऐसे काम होता है, ठीक है ना। चलो ये बातें हो गई हमारी आज की। हम मिलेंगे अब कल अपने अगले वीडियो में, अपने अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।